नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम कॉफी विथ ओपी में आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूपी में जिनकी समाजवादी आंदोलन को लगातार धार देने की पहचान है, जिनकी पहचान है किसान नेता की, जिनकी पहचान है बड़े किसान नेताओं के साथ काम करने की, जिनकी पहचान है समाजवादियों के दिग्गज शरद यादव और चंद्रजीत यादव के साथ काम करने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शख्सियत की जिसको लोग सेंट्रल यूपी में महेंद्र सिंह टिकैत का अनुयायी मानते हैं, जिसको किसान सेंट्रल यूपी में अपना मसीहा मानते हैं। जी हाँ, शख्सियत हैं भारतीय राजनीति में शरद यादव के नज़दीकी रहे, चंद्रजीत यादव के नज़दीकी रहे चौधरी लाल बहादुर सिंह। मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ से सटी मोहनलालगंज तहसील के रानीखेड़ा गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे चौधरी लाल बहादुर सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें देश में जिन्होंने समाजवाद की नर्सरी तैयार की है, जिन्होंने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को संघर्ष की व्याख्या दी है, उन बड़ी शख्सियतों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। यानी चंद्रजीत यादव जो इंदिरा गांधी की सरकार में, और शरद यादव जो अटल बिहारी वाजपेयी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की कैबिनेट का सोपान रहे, ऐसी शख्सियत के बगल में बैठ करके सियासी अमली जामा पहनाने का सौभाग्य मिलेगा। आज हम उन शख्सियत से व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे, उनके जीवन के अनछुए पहलू, उनका बचपन, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका संघर्ष, उनका व्यापार, उनका जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, और आगे पिछड़ों, दलितों और खासकर किसानों को एक नया पॉलिटिकल रोड मैप, एक नया सोशल रोड मैप क्या होना चाहिए, उस रोड मैप पर आज हम बात करेंगे। आज हमसे रूबरू हैं चौधरी लाल बहादुर सिंह। नमस्कार चौधरी साहब, कॉफी विथ ओपी में आपका स्वागत है। चौधरी साहब, आज आप हमारे चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, मेरा सौभाग्य है आपके साथ बात करने का मौका मिला। मैं आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। शुरुआती दौर में जिस तरह की आपकी जीवन पद्धति रही है, आपका जीवन, आपका जन्म एक किसान परिवार में हुआ और बचपन में ही आपके पिता का साया आपके ऊपर से उठ गया। आपके दादा चौधरी राम अवतार सिंह ने आपका लालन पालन किया। कैसे देखते हैं आपके जीवन में उनकी जो एंट्री रही, वो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आपको जो छत्र छाया मिली, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मनुष्य जिस परिवेश में जन्म लेता है और जिस परिवेश से, जिन संस्कारों से, जिस वायुमंडल से आगे बढ़ता है, परिस्थितियों से हार मान लेता मनुष्य, और कभी कभी परिस्थितियां उसको आगे बढ़ाने देती, कभी कभी परिस्थितियां उसको विपरीत दिशाओं में पहुंचा देती। ये जीवन का बड़ा मूल्यवान दौर होता है जब किसी की जिंदगी सुधरती। हम लोगों के साथ ये रहा कि हमारे पिताजी का जीवन पूरा हो गया जब हमारी 1 साल की उम्र थी, और हमारे ग्रैंडफादर यानी बाबा जी, चौधरी का दोस्त गजोधर सिंह ने हमारा लालन पालन, पढ़ाना लिखाना, सामाजिक ताने बाने से परिचित कराना, पारिवारिक जो भी रिलेशन समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे रहा जाएगा, कैसे रहना उचित है, ये सारा ज्ञान हमको उनसे मिला। और खेती से लेकर के कुल मिलाकर के पूरी जिंदगी की शुरुआत उन्हीं की गोद से। हमारी माता जी थी, तो एक अच्छा सामान्य जीवन भरा परिवार था, धन संपत्ति से भरपूर था, इसलिए वो
वो हमेशा पारिवारिक सीमाओं तक बंधी रही, लेकिन उनका अनुशासन घर की दहलीज के अंदर पूरा रहता था। चौधरी साहब, आप खुद व्यक्तिगत तौर पर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आपकी माता जी जो आध्यात्मिक महिला के रूप में रही हैं, और उनका एक तरह से कहा जाए कि एक शैडो, एक छांव आपके ऊपर आई आध्यात्मिक तौर पर, जो आपका सामाजिक ताने बाने जुड़ी है सदा। हमारी माता जी, उनका एक नियम ये था कि हमारे दरवाजे, हमने कई बार देखा हूँ कि जैसे भोजन दोपहर में खाना बनता था, खाना खाते थे हम लोग, और कोई मांगने वाला, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई गरीब हो, अगर आ गया और उसने भोजन की बात कहा कि इनको कुछ खाने के लिए, तो कई कई बार हमने देखा है कि हमारी माता जी ने खुद नहीं खाना खाया, कहेंगे दोबारा कौन बना दे, और ये बगैर बगैर खाए जाने न पाए। तो एक दो लोगों को खाना, तो एक आदमी खाना तो विशेष पेन होता है, लेकिन अगर अब कभी कभी एक आ गए, बच्चा भी साथ में, कभी मांगने वाली औरतें आ जाती थी, आदमी कभी आ जाता था, अब भूखा प्यासा आदमी, एक आदमी दो आदमी बराबर खाना खा लेता, तो फिर खाना खिला तो उनका पेट भरना था। और वो फिर जो है क्या करती थी, घर में दूध रहता था, दही रहता था, सब चीजें रहा करती थी, उन सब चीजों को अपना खा पी लेती थी और फिर शाम को भोजन करती थी। उनका एक मानना ये था, एक कहना था कि जो भी दरवाजे आए, कोशिश होती थी खाली हाथ बिल्कुल नहीं। उनका ये मानना था कि कोई दरवाजे पे आए और भूखा चला जाए तो हमारे घर में चाहे जो कुछ रखा वो किसी काम नहीं। अगर हमारे घर पे धन दौलत है और कोई आदमी दवा के लिए या अपने कपड़ों के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए खाली हाथ चला जाए, तो हमारी धन दौलत का क्या मतलब। चौधरी साहब, जिस जमाने में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस जमाने में, चूंकि आप एक सियासी व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, उस जमाने में मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति या तो नौकरी में चला जाता था, अच्छी नौकरी में, और उस जमाने में रामसेवक यादव जैसे जो नेता थे, वो घर जाकर के ढूंढ के लाते थे कि आपने हाई स्कूल किया, आपने इंटरमीडिएट किया, आप चलिए सियासत के रास्ते पर चलिए। शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, और फिर शिक्षा दीक्षा के बाद व्यापार, और कैसे रास्ता बदला? हाँ, हमको याद है एक हम लोगों के दूसरे रिलेशन में, हमारे गांव से 10 किलोमीटर सीधे जाओ तो उन्नाव जिला पड़ता, उन्नाव जिले में उनका घर पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर। और वो MSc AG और ये सब बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उनके पास थी, लेकिन करते वो खेती ही थे, बड़े किसान थे। तो हम लोगों के यहाँ शिक्षा का हमेशा ये एक रिवाज रही है, एक रस्म रहा है कि शिक्षा अपने ज्ञान के लिए अर्जित की जाती थी। और जिन लोगों के यहाँ अभाव होता था, धन पानी का, पैसे का कुछ कमियां होती थी, बड़ा परिवार होता था, तो अगर आर्थिक दबाव होता था तो कहीं कहीं कुछ करने होता था। हम लोगों के साथ ये ज़्यादा ऐसा कभी नहीं रहा। हम लोगों के यहाँ भगवान सब कुछ दे रखा था, कमी केवल इतनी थी कि पारिवारिक संख्या छूटी थी, ये दबाव रहता था। और हम लोगों ने जहाँ शिक्षा जिस तरह से ग्रहण की है, हमारी माता जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा जब हम हाई स्कूल में थे, 9th में थे, और उनका स्वास्थ्य इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ, अब हमारी शिक्षा भी काफ़ी बाधित हो गई उनके स्वास्थ्य, क्योंकि हम ही अकेले बेटे थे। बहन हमसे बड़ी थी, उनका विवाह हो गया था, तो वो अपने परिवार में मिल गई। उनके यहाँ भी संख्या कम थी, तो उनका भी आना हमारे यहाँ पूरा रहना संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों, अच्छा जमीन जायदाद का भी देख ले, ग्रैंडफादर हमारे बुजुर्ग थे, तो तमाम ऐसी परिस्थितियाँ, तमाम ऐसे मोड़ हमारे सामने थे कि हमको हर रास्ते में चलना भी था, और समय उतने, और जाना हमको सब जगह है, सीखना भी है, बाबा की भी सेवा करनी थी, माता जी को भी कोई दिक्कत न होने पाए, और परिवार को भी बचाए रखना, खेती बाती, जन मजदूर, जानवर, सब कुछ था। ये थोड़ा सा एक दबाव था इस तरह का कि उस समय शिक्षा को लेकर के हम लोगों को, जैसे यहाँ शहरों में
स्वतंत्र होकर पढ़ाई होती है, उस तरह नहीं हो पाती। चौधरी साहब, आप एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आपका एक मजबूत व्यापार है और जिस तरह से व्यापारिक जीवन में आपने कदमताल किया, कभी पगडंडियों के रास्ते पर चले, कभी सरपट रोड पर आए और कभी रास्ता नहीं मिला, रास्ता बदल करके भी चलना पड़ा। पूरे व्यापारिक जीवन की जो आपकी उपलब्धि है, इसको कैसे रेखांकित करें? सवाल बड़ा लंबा है आपका। जी लंबा सवाल इसलिए है जी कि हम तो अकेले अपने माता पिता की संतान थे, और उस समय ये हम लोगों का खानदान भी व्यापारी नहीं होता था। इसका व्यापार से कोई बड़ा लेना देना नहीं होता था। खेती हो, बढ़िया अनाज हो, बढ़िया दूध घी हो, बस यही सब होता था। लेकिन चूंकि कॉमर्स के हम स्टूडेंट हैं, तो हमारे मन में व्यावसायिक शिक्षा पाने का एक जो विशेषण आया, उसने हमको व्यापार की तरफ घुमा दिया, और उस व्यवसाय को हमने एक तरह से धर्म मान करके स्वीकार किया कि कहीं गलती नहीं होनी, कहीं चूक नहीं होनी। जैसे पुजारी होते हैं, तो वो अपने शब्दों को, अपनी पूजा की सामग्री को और अपने इन सब चीज़ों को बड़ा नाप तोल के चलते हैं कि गलती नहीं हो जाएगी। तो हमने व्यापार को उसी तरह लिया कि एक प्रोजेक्ट के रूप में या एक प्लानिंग के रूप में, उस शिक्षा का पूरा उपयोग हमने व्यापार में किया, और एक छोटे से गांव से चलकर, और अब तो बड़ी बड़ी लोगों की आंख के किरकिरी तक बन गए हैं। तो क्या किया जाए? चौधरी साहब, व्यापार से सियासत, ये जो दूरी आपने नापी है, इस दूरी में काफी चीजें हैं। रामस्वरूप सिंह यादव सलोनी नगर चुनाव लड़ते थे, लखनऊ की सियासत में समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, उनके बड़े नजदीकी रहे। उनको चुनाव लड़ाने आप बगल के जिले हैदरगढ़ विधानसभा जो रिजर्व है, जहां राजनाथ सिंह एक जमाने में विधायक थे, वहां 1993 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ, तो उनको लेकर के आप चुनाव लड़ाने गए। एक तरह से तकनीकी तौर पर आपने समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती से प्रबंधन का काम किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आप नहीं रहे, लेकिन समाजवाद के अध्याय को बहुत नजदीक से आपने परखा, जांचा, समझा। कैसे देखते हैं समाजवाद? देखिए, जो सही मायनों में सामाजिक जिंदगी जीता है, उसमें जो विचारधारा जन्म लेती है, वो समाजवाद है। समाजवादी आंदोलन चले, समाजवादी पार्टी तो कोई 92 में बनी, लेकिन हम लोगों का जन्म कोई 92 से शुरू नहीं हुआ। हमारा जन्म सन 1955 में हुआ। लेकिन उस समय का जो सामाजिक ताना बना था, वो भी समाजवादी पैटर्न सामाजिक ताना माना ही समाजवादी पैटर्न। अब उसमें कुछ घाल मेल करके लोग अलग अलग शब्दों में परिभाषित करते हैं। भाई ब्राह्मण हो, उसका काम था शिक्षा लेना, पठन पाठन कराना। हमको याद है कि हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में और जूनियर हाई स्कूल में, ऐसे छोटे छोटे स्कूलों में, तो उस समय चाहे प्राइमरी स्कूल का मास्टर चाहे जिस बिरादरी को, लेकिन उसको लोग पंडित जी कहते थे। हम लोग बचपन की बात बता रहे, मतलब उसको पंडित जी ही कह देते थे आमतौर पर। अरे पंडित जी आ गए, पंडित जी सब लोग खड़े हो गए, पंडित जी आ गए। मतलब वो कौन बिरादरी किसी को पता ही नहीं करता, लेकिन मास्टर था तो पंडित जी हो गया, कहने मतलब वो ज्ञान दे रहा था, विशेषण था। हम लोगों की जिंदगी वहां से शुरू होती है। और वो ऐसा दौर था, वो ऐसा जीवन का मूल्यवान दौर था। हमने अपने जीवन के इतने परिवर्तन देखे, शायद कम लोगों को नसीब होंगे उसे। हम लोगों ने सिंचाई में दोगला चला, जिसको बेड़ी कहते हैं कहीं कहीं, यानी पानी उठा के उलझ के सिंचाई खेतों की सिंचाई होती थी। 1-1 किलोमीटर तक पानी जाता था। 4-4 जगह स्टेप बनते थे उसके, 5-5 जगह बन जाते थे। 4 नाद, 5 नाद, उसको नाद कहते थे।
तालाब सिंचाई होती थी और 1-1 किलोमीटर चली जाती थी, इतनी सिंचाई होती थी। 20-20, 25-25 लोग लगते थे, एक नाद में 4 आदमी लगते थे। और अगर 4 जगह हो गए तो 16 आदमी ये हो गया, और 1-2 लोग रास्ते में देखने वाले होंगे, और एक आदमी खेत में खेतवाही करता था, और एक आदमी सबको नाश्ता पानी लाता था, तो 20 आदमी ऐसे हो जाते थे। हम लोगों ने खेती की वो दौर देखी, और तब गेहूं की सिंचाई एक पानी लग पाता था, और एक आध बरसात हो जाती थी, बस उससे पैदा हो जाता था। तो हम लोगों ने सिंचाई का वो संसाधन देखा। नहर थी तो कभी कभी आती थी, हम लोग नहर कटवा देते थे, पानी भर लेते थे ऐसे ही, तब सिंचाई हो जाती थी, आगे पानी जाता था। कुओं से उस समय हमारे यहाँ कुराही भी चलती थी, कुछ लोग कुराही से भी सींचते थे। रहट हमारे सामने आया, चरखा जिसको कहते हैं, वो हमारे सामने आया। ट्यूबवेल बहुत बाद में लगे, और बैलों से खेती होना, मतलब हम लोगों की जिंदगी की शुरुआत है बैलगाड़ी से, बाजार जाना बैलगाड़ी में। ये अब परिवर्तन कितना हो गया अंदाजा लगा। चौधरी साहब, आप खेती खरिहानी को बहुत नजदीक से देखे हैं, समझे हैं, किसान राजनीति में कैसे आए? बस किसान राजनीति का जो हमारा मुख्य जाने का जो हमारा कारण रहा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनका आंदोलन चल रहा था, और उनके आंदोलन से हमारे गांव के लोग भी जुड़े थे, कई लोग जुड़े थे। तो जब उनके आंदोलन और मीटिंगों में जाया करते थे, तो हम उस समय पढ़ते लिखते थे, तो जब वापस आते थे तो हमसे बताया करते थे। कभी हम पूछते थे वहाँ क्या मिला, वहाँ क्या देखा, कहेंगे हम रेल में जाते हैं बगैर किराया बगैर टिकट के, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। मतलब एक तरह से उनके अंदर एक जोश आ जाता है। उस जोश को हमने देखा कि हमने कहा ये तो ऐसा जोशीला क्षेत्र है, और किसानों की समस्या, जो किसान सबसे पीड़ित वर्ग है, अगर उसकी सेवा की जाए तो एक तरह से धरती माता की सेवा, या यो कह लो कि लक्ष्मी माता है वो, भाई धरती लक्ष्मी स्वरूप है, भूदेवी हैं, उनके सेवक अगर यूनाइट हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ी उस दिशा में जाने का हमारा जो कारण रहा। जब किसान राजनीति में हम आए तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जो रोल था उस समय का, वो अविस्मरणीय था और अद्वितीय था। चौधरी साहब, आज की तारीख में आप एक बड़े किसान संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। आप भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के, सियासी तौर पर भी बड़ा राज्य है, और बहुत कुछ मैसेज जाता है लखनऊ की सियासत से। आप स्टेट प्रेसिडेंट रहे और आज एक बड़े किसान संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। किसान सियासत में एक लंबा फासला गांव की किसानी की राजनीति से लेकर के और दिल्ली तक, यहाँ तक कि अन्ना हजारे की मूवमेंट में जो किसानों का समर्थन आपके नेतृत्व में दिया गया, पूरी इस लड़ाई को, इस किसानों की जंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अन्ना हजारे जी से हमारी मुलाकात दिल्ली में, और मेरे ख्याल से सन हो रहा होगा 17 सन 2017, और उन्होंने सरकार के विरुद्ध एक बड़ा पैगाम घोषित कर दिया कि हम दिल्ली ग्राम लीला मैदान में कार्यक्रम करेंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। किसानों का आंदोलन हो गया। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल मल्होत्रा जी थे। उन्होंने हमसे कहा उत्तर प्रदेश लोगों को, तो हमने कहा इस समय गेहूं कटाई चल रही, कहाँ से किसान आ जाएगा, हमने मना कर दिया। तो जब अब वो दबाव में आ गए, उन्होंने हमसे अन्ना हजारे से मुलाकात कराई। वही दिल्ली में, हम दिल्ली में थे उससे। तो अन्ना जी ने कहा, हमारी पहली मुलाकात रूबरू ऐसे हम लोगों की पहली बार हुई थी, उतना नजदीक कभी नहीं थे। तो उनका देखिए मेरी इज्जत कैसे, उन्होंने कहा अन्ना जी आपने निर्णय गलत किया, किसी ने आपको बताया नहीं कि समय किसान आंदोलन करने का नहीं, आंदोलन का भी एक समय होता है, किसान खाली हो उस समय आंदोलन करो तो किसान आ जाएगा, ऐसे आप इस समय गेहूं कटाई चलने कैसे आएगा? तो कहने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी मर्यादा का मामला है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मेरी मदद करें। खैर हमने मान लिया, क्या करते, मरते न करते क्या, मजबूरी थी हमारे सामने भी। अब वो पूरा जो है एक तरह से मैसेज कर चुके थे पूरे देश में, तो उनको किसी न किसी कलेक्शन पूरा करने था। फिर हम खैर उत्तर प्रदेश में हमने बड़ा दबाव बनाया, और दबाव बना करके हमने पूरी
करीब करीब हमारे ख्याल से 5-6 दिन का ऐसी कुछ था, एक सप्ताह का लगभग चला था कार्यक्रम। 5 दिन चला था या ऐसे चला था, 5-6 दिन का मामला था, या 7 दिन भी हो सकते हैं। खैर बढ़िया कार्यक्रम चला और उन्होंने हमको बड़ा प्यार दिया। तभी से हमारी मुलाकात हुई और हमने उसमें बड़ा काम किया था। और उसमें एक फ़ायदा ये हुआ था, हमने उनसे कहा था कि किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की आप घोषणा करा दीजिए सरकार से। खैर उन्होंने करा दिया। उस वहाँ घोषणा हुई थी, कृषि मंत्री कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने एक घोषणा की थी कि किसान को 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई, लेकिन मिला आज तक नहीं। हमने कहा, अन्ना जी से भी कहा, तो बोले हाँ देखो हम बात कर रहे हैं, बात चल रही है, करके मजा नहीं। चौधरी साहब, देश के दो बड़े दिग्गज समाजवादी दिग्गज चंद्रजीत यादव और शरद यादव के साथ आप काफी लंबे समय तक वाबस्ता रहे। चंद्रजीत यादव जी 3 बार कांग्रेस में गए और वापस बाहर आए। देश की सियासत में चंद्रजीत यादव को एक बौद्धिक स्तर का नेता माना जाता है। बीच में जब वो नाराज हुए, उन्होंने जनवादी पार्टी बनाई। उस समय उत्तर प्रदेश में जनवादी पार्टी में आपका अहम रोल था। इस पूरी कालचक्र को कैसे देखते? देखिए, उस समय हम बिल्कुल युवा थे जब चंद्रजीत जी से हमारी मुलाकात हुई और उनके एक तरह से उनकी उंगली पकड़ रास्ता बताना उन्होंने हमको राजनीति सिखाया। और जनवादी का जो उस समय गठन हुआ, उस समय भी आप जानते ही काफी, लेकिन बात वही विचारधारा हमारे गांव से जुड़ी रही सदा। हमने हर पैरामीटर, हर चीज को गांव से ही मूल्यांकित किया। एक सवाल और चौधरी साहब, शरद यादव जी के बड़े नजदीकी रहे और जब उन्होंने पार्टी बनाने का जीवन के अंतिम दौर में लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया, उस समय आपकी हर तरह से महती भूमिका थी और ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश को आप लीड कर रहे थे। और जीवन के उनके अंतिम समय में भी आप उनके बड़े नजदीकी रहे, उनके परिवार के, उनके बच्चों के। शरद यादव जी का जो कालखंड रहा सियासी जीवन का आपके साथ, उसको कैसे रेखांकित करते हैं? देखिए, वो हमारे बड़े भाई जैसे थे और हम उनका बड़ा आदर करते थे। तो वो निष्कपट नेता थे, एक क्वालिटी उनके अंदर बड़ी थी। कोई बात कहना वो सीधे कह देते थे। कोई मन में कुछ और है, मुंह में कुछ और है, ऐसा उनके भाव नहीं देते थे। इसीलिए उनको प्रिय थी और हमारा भी स्वभाव इस तरह का, इसलिए हम भी लगभग उनको इसीलिए प्रिय थे। जब उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया और उससे पहले का जो दौर था जनता दल यूनाइटेड के बीच का, जब अलग होने का और इस बीच का, उस समय काफी दबाव था। और उस दबाव में जो हमसे बना आर्थिक और जैसा भी उन्होंने हमको आदेश किया और हमने भी दिल खोल के उनका पूरा साथ दिया। और यही हमारा उनका प्रेम इतनी प्रगाढ़ता में आ गया कि दिल्ली में हमारा हर साल कार्यक्रम होता था, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि शास्त्री जी की, तो उनको हमने हमारे ख्याल से 2 बार 3 बार अपना मुख्य अतिथि बनाया। और हमारे आंदोलन जब हम कहते थे तो चले आते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा है कि जो साझी विरासत का आंदोलन शरद यादव जी ने पूरे देश की राजधानियों में किया, उत्तर प्रदेश में खासकर अखिलेश यादव और शरद यादव जी अखिलेश यादव जी के आवास पर गए और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, महागठबंधन की चर्चा हुई, ज्वाइंट अपोजिशन के कॉन्सेप्ट पर बात हुई, उसमें आपकी बड़ी महती भूमिका थी। इन दोनों नेताओं को खासकर उत्तर प्रदेश में सामूहिक तौर पर काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस पूरे काल चक्र को कैसे परिभाषित करें? देखिए, इस समय जो इंडिया गठबंधन बना, आज फौरी तौर पर बना, और उस समय जो साझी विरासत का कॉन्सेप्ट था, उस शरद जी को हमने उनके आवास पर 7 तुगलक रोड पे बिल्कुल ग्रामीण तरीके से उनको हमने उनके सामने रखा। ये आज समाज जो बिखर रहा है, जीवन साझा है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई दाल पैदा करता है, कोई दाल चावल सब्जी पैदा करता है, कोई दूध पैदा करता है, कोई फल पैदा करता है, सब तरह से मिला करके जीवन चलता है। तो जीवन की जो अवधारणा है वो साझी है।
सामाजिक ताना बाना साझा है, धार्मिक गंगा जमुनी तहजीब साझी विरासत है। इसको हमने हमने उनके सामने बहुत बारीक तरीके से एक नितांत व्यक्तिगत सवाल चौधरी साहब, आप एक व्यापारिक व्यक्तित्व भी हैं, व्यापार में आपकी अपनी एक पृष्ठभूमि है। आपने अपने बड़े बेटे की जब शादी किया तो आपके गांव में जो उड़न खटोला उड़ा वो मीडिया के गलियारों में चर्चा का विषय रहा और पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया में ये चर्चा आई। बहुत लोग शादी ब्याह करते हैं, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, किसान नेता हैं, लेकिन इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी गई थी उस जमाने में, इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें और कुछ नहीं था। हमारा दिल्ली आना जाना बहुत हुआ करता था। अफसर जी का है और भी हमारे मित्र। तो अब बच्चों का भी मन हुआ कि नहीं, बहू हेलीकॉप्टर से मारी है। हालांकि उस समय हमको परमिशन लेने में बड़ी परेशानी उठानी, और लेकिन सबकी इच्छाएं पूरी हुई। और गांव में हम आज भी जीते हैं। हमको गांव में ये अच्छा लगता है। हम शहर वहर में हम अगर रुकते हैं तो रुक जाते हैं, मजबूरी है। लेकिन जो हमको जो तसल्ली होती है गांव में, वो शहर में नहीं हो पाती। दिन भर हमको शहर में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे सूर्यास्त होते हैं वैसे हमको गांव अपने आप याद आने लगता है। ये होता घर चलो, और घर चलो मतलब गांव चलो। तो वहाँ सुबह सुबह हम उठते हैं, कोई न कोई अपनी दुख सुख लेकर आ जाता है। अपनी गाय देखते हैं, अपना गांव देखते हैं, हमारे अपने वही से जीवन शुरू हुआ, वही समापन होना है। चौधरी साहब, किसान राजनीति और फुल टाइम पॉलिटिक्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने लंबे समय का जो कार्यकाल रहा आपका किसान नेता के तौर पर, भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप पर और किसान संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक के नाते, क्या कोई आपके जेहन में कोई सियासी पारी चल रही है? देखिए, सियासत में तो हमारा कभी सियासी जीवन से जुड़े तो हम जरूर रहे, लेकिन कभी राजनीति में पूर्णकालिक होने की मंशा नहीं रही। हम किसान आंदोलन चलाते रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। सामाजिक न्याय वाले संगठन के आज भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम चला भी रहे हैं उसको। किसान संगठन चला ही रहे हैं। और देवराज नौसा धाम से पीठ के पीठाधीश हैं। तो हमको कितना काम हमसे ले लोगे आप लोग, या समाज हमसे कितना काम लेना चाहेगा? हम कितना काम कर सकते हैं? देखते हैं, हम अपने लोगों को सामाजिक ताने बाने से भी जोड़ते हैं, तो इसलिए हम संतुष्ट उसमें ज्यादा रहते हैं। धन्यवाद चौधरी साहब। आप देख रहे हैं वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम कॉफी विद ओपी। आज हम बात कर रहे थे सेंट्रल यूपी के किसान नेता चौधरी लाल बहादुर सिंह से, जिन्होंने राजनीतिक जीवन में चंद्रजीत यादव और शरद यादव जैसी बिरले समाजवादी शख्सियत के साथ काम किया। आप देखते रहिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम कॉफी विद ओपी को। अगली किसी नई शख्सियत के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, संवाद करेंगे और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।